गुजरात के मोरबी में जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ एक हादसा कहना, सच कहूं तो शायद सबसे बड़ी गलती होगी। ये कहानी सिर्फ एक पुल के टूटने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है इंजीनियरिंग में धोखाधड़ी की, इंसानी लापरवाही की और एक ऐसे सड़े हुए सिस्टम की जिसने 141 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तो आइए इस पूरे मामले की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ लोहे और स्टील का टूटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में लोगों के भरोसे का टूटना था। एक ऐसा गहरा जख्म जो आज भी न जाने कितने परिवारों के दिलों में बिल्कुल ताज़ा होगा। 141। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 141 से ज्यादा जिंदगियां थीं। उनके अपने सपने थे, उनके परिवार थे, जो उस एक शाम हमेशा के लिए मच्छू नदी के ठंडे पानी में समा गए। तो बात है 30 अक्टूबर 2022 की। दिवाली की छुट्टियां चल रही थीं, हर तरफ एक जश्न का माहौल था। और हो भी क्यों ना, 7 महीने के लंबे रेनोवेशन के बाद पुल को खुले हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे। हवा में एक उत्सव था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न कुछ ही घंटों में एक मातम में बदलने वाला है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, तबाही करीब आ रही थी। शाम के 5:30 बजे तक पुल पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी, इतनी ज्यादा कि वो अपनी क्षमता से कहीं आगे निकल चुका था। फिर 6:40 पर कुछ युवकों ने पुल को हिलाना शुरू किया और लोगों को पुल के चरमराने की आवाजें आने लगी। और फिर ठीक 2 मिनट बाद 6:42 पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई और सब कुछ खत्म हो गया। तो हादसे का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण सामने आया, वो थी भीड़। पुल की ऑफिशियल कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 125 लोग। और उस शाम वहां कितने लोग थे? अंदाजा है कि 400 से 500 लोग। क्या आप सोच सकते हैं? टिकट तो धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे, लेकिन क्राउड कंट्रोल, उसके नाम पर जीरो। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई सिस्टम। लेकिन ये हादसा और भी ज्यादा दुखदाई इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोई आम पुल नहीं था। इसका अपना एक शानदार इतिहास था। ये कभी मोरबी की शान हुआ करता था। आइए जरा उस पर एक नजर डालते हैं। ये पुल, सोचिए, 143 साल पुराना था। इसे उस जमाने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। सारा सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। ये इतना मजबूत था कि इसने 2001 का वो भयानक भुज का भूकंप तक झेल लिया था। लेकिन एक विडंबना देखिए, जो काम एक भूकंप नहीं कर सका, वो इंसानी लालच और लापरवाही ने बस कुछ ही महीनों में कर दिखाया। और इसी लापरवाही की कहानी में एंट्री होती है ओरेवा ग्रुप की। जी हाँ, वही कंपनी जो घड़ियां बनाने के लिए जानी जाती है। जब म्यूनिसिपैलिटी ने पुल को रेनोवेट करने का फैसला किया, तो ओरेवा ने ये जिम्मेदारी ले ली और बस यहीं से उस तबाही की नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी ना, तो सबके होश उड़ गए। रेनोवेशन के नाम पर सच कहूं तो बस एक धोखा हुआ था। जो मेन केबल्स थे जिन पर पूरा पुल टिका था, वो जंग खा चुके थे। उनके आधा से ज्यादा तार टूटे हुए थे। और इसके ऊपर से पुल का वजन कम करने की बजाय लकड़ी का फर्श हटाकर भारी भरकम एल्यूमिनियम का फर्श लगा दिया गया। मतलब कमजोर केबलों पर बोझ और बढ़ा दिया गया। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती नहीं थी, ऑपरेशन में तो इससे भी बड़ी लापरवाही हुई। सोच कर देखिए, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को जनता के लिए खोल दिया गया। कोई लोड टेस्टिंग नहीं हुई। मतलब ये चेक ही नहीं किया गया कि पुल अब कितना वजन झेल सकता है। इमरजेंसी प्लान वो तो था ही नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हादसे वाले दिन 3165 टिकट बेचे गए थे। ये सीधे सीधे मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ था। तो यहाँ सिर्फ एक कंपनी को दोष देना भी गलत होगा। सच तो यह है कि ये पूरे सिस्टम का कोलैप्स था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थीं। और सिस्टम के इस कोलैप्स का सबसे बड़ा सबूत, वो कॉन्ट्रैक्ट। एक इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुल का 15 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1.25 पेज के एक एग्रीमेंट पर दे दिया गया, बिना किसी ओपन बिडिंग के, बिना किसी टेंडर के। और उस कॉन्ट्रैक्ट में न सेफ्टी चेक का कोई जिक्र था, ना ही कोई सरकारी मॉनिटरिंग की बात। गुजरात हाईकोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो उन्होंने भी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने इसे खैरात कहा। सोचिए, कोर्ट कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक खैरात की तरह बांटा गया था। ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह जाता है। और इस तरह के कामकाज के लिए एक शब्द है क्रोनियज्म। मतलब जब कामकाज योग्यता यानी मेरिट पर नहीं, बल्कि दोस्ती यारी और पर्सनल कनेक्शंस पर दिए जाते हैं।
इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा था। और म्यूनिसिपैलिटी, उसकी नाकामी तो अलग ही लेवल पर थी। वहां के चीफ ऑफिसर ने अकेले ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, बोर्ड को बताना तक जरूरी नहीं समझा। जब हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई, तब जाकर सरकार जागी और पूरी की पूरी 52 सदस्यीय मोरबी म्यूनिसिपैलिटी को भंग करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हादसे के बाद शुरू हुई एक लंबी और सच कहूं तो काफी निराश करने वाली लड़ाई इंसाफ के लिए, जिसमें मुआवजे से लेकर जिम्मेदारी तय करने तक हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। मुआवजे की बात करें तो शुरू में सरकार और कंपनी दोनों ने ही कुछ लाख रुपए देकर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया कि वो हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दे। ये सरकारी मदद के अलावा था। लेकिन जब बात आई असली न्याय की, तो प्रक्रिया इतनी धीमी कि क्या कहें। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस हादसे के मुख्य आरोपी ओरेवा के एमडी जयसुख पटेल समेत सभी 10 आरोपी एक एक करके जमानत पर बाहर आ गए। जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनों को खोया था। उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्होंने इन आरोपियों को आजाद घूमते देखा होगा। और ये लड़ाई आज भी जारी है। जो पीड़ित परिवार हैं वो आज भी लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि इस केस को सिर्फ गैर इरादतन हत्या न माना जाए, बल्कि इस पर IPC 302 यानी हत्या का केस चलना चाहिए। उनका तर्क बिल्कुल साफ है। जब कंपनी को पता था कि पुल कितना खतरनाक है, तो लोगों को उस पर जाने देना एक तरह से हत्या ही है। तो आखिर में मोरबी का ये हादसा सिर्फ एक पुल गिरने की कहानी बनकर नहीं रह जाता। ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि क्या होता है जब मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखा जाता है, जब पूरा का पूरा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से भागता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जनता का भरोसा इस तरह टूटता है, तो उसकी जवाबदेही की असली कीमत क्या होती है? क्या इंसाफ सिर्फ एक मुआवजे का चेक है, या उससे कहीं ज्यादा कुछ और?